Again, good morning to all of you. This is Kundan Mishra before you. It's the second chapter of biology, that is respiration. You can also say that it's the second topic of life process because we have already learnt about life process. Life process has four parts. The first one is nutrition, the second one is respiration, the third one is transportation, and the fourth one is excretion. It's the second topic of life process. Let's start the topic. Life process रेस्पिरेशन का हिंदी मीनिंग जिसे हम लोग श्वसन के नाम से जानते हैं. नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? श्वसन क्या है? देयर डेफिनेशन: द ऑल एक्टिविटीज बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव्स एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. वे सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीवों में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं. यानी रेस्पिरेशन को सीधे शब्द में हम कहें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है. ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो जीवों के शरीर के अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है. अब इसके डिफिनेशन की ओर अगर हम लोग चले तो रेस्पिरेशन के आधार पे जो हम श्वसन सांस लेने की प्रक्रिया संपन्न करते हैं उस स्थिति में क्या होती है? जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के बाद वो जो सरल भोजन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है. ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोटे टुकड़ों में बंटने की प्रक्रिया के बाद उससे क्या होते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा मुक्त होते हैं. और वो जो रासायनिक ऊर्जा यहाँ से मुक्त होती है वो किस रासायनिक रूप में संचित रहती है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है. जैसे हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद वो हमारे शरीर में जाता है और हम जानते हैं कि मनुष्य का या शरीर का जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होता है और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत वही होता है. तो ये जो ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को विखंडित करता है, इट मींस ऑक्सीकृत करता है या फिर उसे तोड़ता है. उस स्थिति में ऊर्जा रासायनिक रूप में संचित हो जाती है. ये जो ऊर्जा यहाँ संचित होती है यह किस रूप में? तो ये ऊर्जा संचित होती है रासायनिक रूप में. रासायनिक रूप में ऊर्जा संचित होती है जीवों के शरीर में. अब बात आ गई कि पहले तो रेस्पिरेशन, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे श्वसन कहते हैं. ये ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो ये ऊर्जा संचित होती है रासायनिक रूप में. इस ऊर्जा का नाम क्या दिया गया है? ये कौन सी ऊर्जा है? तो ये रासायनिक रूप में जो संचित ऊर्जा होती है उसे हम लोग कहते हैं एटीपी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से एक क्वेश्चन डिराइव होता है कि एटीपी क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है. तो हम लोग को इसे याद रखना है. एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ADENOSINE, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये एटीपी क्या है? तो एटीपी जीवों के शरीर में बनने वाली, उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है. ये ऊर्जा का उत्पादन होता है जीवों के शरीर में होता है. नाउ ये जो एटीपी है, ये एटीपी जितने भी जीव हैं, समस्त जीव, उन सभी जीवों में रासायनिक ऊर्जा का वाहक होता है. यानी हम कह सकते हैं समस्त जीवों में, जीवों की कोशिकाओं में, क्योंकि ये जो क्रिया होती है जीवों की कोशिकाओं में संपन्न होती है, तो समस्त जीवों की कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का वाहक, रासायनिक ऊर्जा का वाहक, यानी यही रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान की. हम इसे सार्वजनिक वाहक भी कहते हैं. यानी सभी जगह सार्वजनिक शरीर की जितनी भी भाग होती हैं उन सभी जगह ये पहुंचती हैं. यानी इसे हम यूनिवर्सल कैरियर के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं. पूछा जाता है कि यूनिवर्सल कैरियर क्या होता है? शरीर का में जो ऊर्जा का उत्पादन करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो वो ध्यान रखना है एटीपी, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी को जीवों की शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम होता है और ये सभी जगह जाती है.
इसीलिए एटीपी को समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कहा जाता है। ये ध्यान रखने की चीज है कि जीवों में जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वो होती है एटीपी से। ये सभी जीवों में ऊर्जा उत्पादन करने का काम करता है, इसीलिए इसे एटीपी को नाम दिया गया है जैव ऊर्जा। एक और ऑब्जेक्टिव यहां से निकल के आता है कि जैव ऊर्जा किसे कहा जाता है। जैव ऊर्जा किसे कहा जाता है? तो एटीपी, इट मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जैव ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। नाउ ये जो एटीपी के बारे में हम लोग डिस्कशन किए, एटीपी की जो प्रक्रिया होती है, ये ऊर्जा बनने की क्रिया होती है, वो हमारी सेल्स में होती है, वो हमारी कोशिका में होती है। तो अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे कोशिकीय ईंधन के बारे में, यानी सेल्यूलर फ्यूल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सेल्यूलर फ्यूल क्या है? सेल्यूलर फ्यूल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं कोशिकीय ईंधन। यानी कि शरीर में कोशिका का उत्पादन होगा, तो शरीर में कोशिका का उत्पादन होने के बाद उस स्थिति में क्या होता है, तो ये एटीपी का निर्माण हो पाता है। यानी एटीपी के निर्माण में कौन सी ईंधन के रूप में काम करती है? तो हम स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि कोशिकीय ईंधन के रूप में जो काम करती है वो करती है ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में हम लोग पहले से परिचित हैं। ग्लूकोज को हम लोग दूसरी सेंस में कार्बोहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ये जो ग्लूकोज का सूत्र होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? ये ग्लूकोज के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं न्यूट्रिशन में। तो ये ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद जो हमें एनर्जी प्राप्त हो पाती है वो इसी ग्लूकोज की वजह से हो पाती है, क्योंकि इसी ग्लूकोज का हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के द्वारा विखंडन हो पाता है, ऑक्सीजन के द्वारा ये टूट पाते हैं और इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो पाती है। तो आज हम चेक करते हैं कि किस प्रकार से हमें ये ऊर्जा की प्राप्ति होती है। उससे पहले ये जो दो तीन चीज हम देखे हैं कि समस्त जीवों में जैव ऊर्जा का रासायनिक या सार्वजनिक वाहक किसे कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को कहा जाता है। इसे ध्यान रखने की जरूरत है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो कोशिकीय ईंधन है, जो कोशिका में ईंधन की जैसा काम करता है और इसी के वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो हम देखते हैं, अभी ग्लूकोज की चर्चा किए हैं, C6H12O6। ये क्या है? ये ग्लूकोज है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में हमारी कोशिकाओं में संचित होती है, और फिर ये जब हम श्वसन की प्रक्रिया लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जब इससे अभिक्रिया करती है तो 6O2, यानी ये ऑक्सीजन ग्लूकोज से जब अभिक्रिया की, ये ग्लूकोज हो गया हमारा भोजन, यहां से ये ऑक्सीजन क्या हुआ, हमारे शरीर में अंदर आई, और यह जब इससे अभिक्रिया करता है तो ये क्या निकलता है, उत्पन्न करता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। इसके साथ ही यह क्या उत्पन्न करता है, H2O। जो हमारे शरीर में अतिरिक्त जल होते हैं उस जल को वो वाष्पित करता है, जो पसीना के रूप में भी बाहर आता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं उस कदम में CO2 के साथ भी ये निकलता है, और प्लस इसके साथ जो क्या उत्पन्न होती है, तो ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमने स्पष्ट रूप से देखा कि ग्लूकोज, जिसे हम C6H12O6 के नाम से जानते हैं, ये ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, फिर जल का निर्माण हुआ, और फिर ये ऊर्जा, यही ऊर्जा की यहाँ से हमें उत्पत्ति हो पाती है। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये ग्लूकोज टूटता है और इससे हमें ऊर्जा की भी उत्पत्ति होती है, और यहीं से ये CO2 हमने लिया, इंस्पिरेशन के रूप में लिया, और ये जो है CO2 ये हमने क्या किया, उत्सर्जित किया, बाहर निकाला।
तो अगर आपसे एक चीज यहाँ पूछा जाए कि रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या बनता है, तो रेस्पिरेशन का यही इक्वेशन बनेगा, यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। कभी कभी आपको वन लाइनर में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब ये ग्लूकोज प्लस CO2 यहाँ डैश दिया जाएगा, यहाँ C6H2O और ऊर्जा, तो आपको पता करना है कि यहाँ इस डैश में क्या फिलअप किया जाएगा। ये पूरे समीकरण आपको याद रखने हैं। वो तो साधारण भाषा में हमने श्वसन का डिफिनेशन पढ़ा था कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों की शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। द ऑल एक्टिविटीज बाय विच एनर्जी डिराइव्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। लेकिन अब हम इसके डिफिनेशन से चर्चा करें तो डिफिनेशन से हम लोग देखते हैं कि बाहरी वातावरण से, ये बाहरी वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं, तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का शरीर में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीकरण होना यानी विखंडन होना, उसके विखंडन किसकी उपस्थिति में होती है, तो विशेष एंजाइम की उपस्थिति में होती है। विशेष एंजाइम जो हमारे शरीर में बहुत प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं, उसकी उपस्थिति में ये प्रक्रिया संपन्न होती है और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और फिर ऊर्जा मुक्त होती है। उस क्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, तो उस क्रिया को हम श्वसन के नाम से जानते हैं या रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। यानी स्पष्ट हो गया कि श्वसन क्या है। तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन का शरीर में उपस्थित, शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित, चूंकि ये जो ग्लूकोज होते हैं ये हमारे कहाँ होते हैं, शरीर के सेल्स में होते हैं, कोशिकाओं में होते हैं। तो शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर यानी उसको विघटित करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल के साथ ऊर्जा के उत्पादन की जाती है, ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, उसे हम लोग रेस्पिरेशन या श्वसन के नाम से जानते हैं। ये स्पष्ट इसके डिफिनेशन से हम लोग समझ गए हैं। अब यहां से चर्चा हो रही है कि रेस्पिरेशन को कितने भागों में बांटा गया है। तो रेस्पिरेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन जिसे हम लोग श्वसन कहते हैं, ये दो भागों में इसे बांटा गया है। ये दो प्रकार से संपन्न होती है। कब होती है, एक वायु की उपस्थिति में और दूसरा वायु की अनुपस्थिति में। रेस्पिरेशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन, इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि वायु की उपस्थिति यहां नहीं होगी। और दूसरा है वायवीय श्वसन, यानी वायु की उपस्थिति में। अवायवीय को हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं और वायवीयों को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो यह है एक अवायवीय श्वसन जो वायु की उपस्थिति में नहीं होती है और वायवीय श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होती है। अब इसके बारे में कल हम डिटेल में पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन आखिर होता क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, ये किस अवस्था में संपन्न हो पाते हैं, उन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इन सारी चीजों को जो अभी हम लोग देखे हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से निकल के आते हैं, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, एटीपी क्या होता है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, समस्त जीवों के शरीर में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक किसे कहा जाता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन को कितने भागों में बांटा गया है, इतनी चीजों को आप देख लेंगे और फिर हम अगले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।